दोस्तों, गलतफहमियां तो हम सभी को होती हैं। कई सारी चीज़ों में हमारे कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं जो कि हम सच मानते हैं क्योंकि वो हमें सही लगते हैं या हमें पसंद आते हैं, लेकिन असल में वो झूठ होते हैं या उनका कोई मतलब नहीं होता है। वैसे ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी ऐसे कई सारे मिथ्स हैं, ऐसी गलतफहमियां हैं जो हम लोग अक्सर पाल लेते हैं और जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा परेशान होना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं ऐसी ही 7 गलतफहमियां जो हम लोग मोस्ट कॉमनली उनको सच मान लेते हैं, ऐसे मिथ्स को मैं बस्ट करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहें। हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लिस्ट में सबसे पहला जो टेक मिथ है वो मेरे हिसाब से मोस्ट कॉमन भी है, और ये टेक मिथ है कि अगर आप अपने फ़ोन को 100% तक चार्ज कर लेते हैं और उसके बाद भी आपका फ़ोन अगर चार्जिंग पे लगा रहता है तो उससे आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो डिग्रेड होने लग जाएगी। या कई लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि अगर उनकी बैटरी 100% चार्ज होने के बाद भी लगी रहती है चार्जिंग पे तो उनका फ़ोन फट भी सकता है। भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट सच में ऐसा कई लोग मानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपका ये मिथ एकदम क्लियर कर देता हूँ कि आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं वो इतने ज़्यादा कैपेबल हो गए हैं, उनके अंदर एक ऐसा सर्किट आता है जिससे कि जब वो 100% चार्ज हो जाते हैं तो चार्जर का जो कनेक्शन है वो बैटरी से एकदम टूट जाता है। और जब आप अपने फ़ोन को चार्जिंग के साथ ही इस्तेमाल करते हैं और 100% के बाद भी इस्तेमाल करते रहते हैं तो जो पावर है फ़ोन को वो डायरेक्ट सप्लाई से मिलती है, ना कि बैटरी से। तो यहाँ पे आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। आपकी बैटरी जो है ख़राब नहीं होगी, इस वजह से तो ख़राब नहीं होगी कि आपका फ़ोन रात भर चार्जिंग लगा रहता है और वो 100% से ज़्यादा चार्ज हो जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं प्रिकॉशन के बेसिस पे आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपका फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा पुराना हो गया है, यानी कि 1 से 1.5 साल हो चुके हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने फ़ोन को 100% चार्ज होने के बाद चार्जिंग पे ना लगाएं। लेकिन फिर भी अगर आप लगा देते हैं तो इसके बारे में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी नींद ख़राब कर देते हैं ये सोच के कि यार मेरे फ़ोन को चार्जिंग से हटाना ज़रूरी है, नहीं तो कुछ गड़बड़ बैटरी के साथ हो सकती है। और इसी गलतफहमी के साथ साथ एक और गलतफहमी लोग पाल लेते हैं, और वो ये कि आपको अपने फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज करना चाहिए और उसके बाद ही फ़ोन को चार्जिंग लगानी चाहिए। कहने का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपकी बैटरी 95-96% चार्ज है तो आप उसको तब तक चार्जिंग नहीं लगाएंगे जब तक कि वो बैटरी ऑलमोस्ट 0% के आसपास नहीं आ जाती है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि इससे बैटरी की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लिथियम आयन बैटरीज हमारे फ़ोन्स में आपको देखने को मिलती हैं उनका एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होता है, उनकी एक चार्जिंग साइकिल होती है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स ही चार्ज और डिस्चार्ज की साइकिल को कंप्लीट कर सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ़ोन की बैटरी को बिल्कुल ख़त्म पे ही ले आएँ और उसके बाद ही आप इस फ़ोन को चार्जिंग लगाएं। इससे एक्चुअल वर्ल्ड में बैटरी की लाइफ पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, और इसकी वजह से उल्टा ये होता है कि कई बार लोग अपने फ़ोन को एकदम डिस्चार्ज करने की कोशिश में कई सारे इंपॉर्टेंट काम को मिस कर जाते हैं, और फिर बाद में अगर उनको कहीं बाहर जाना होता है और उनके फ़ोन में बैटरी नहीं होती है तो फिर वो परेशान होकर रह जाते हैं। तो इसलिए ये मिथ जो है बैटरी से रिलेटेड यहाँ पे मैं बस कर देता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट मिथ पे। ये जो दूसरा मिथ है ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली जब लोग स्मार्टफोन्स लेने जाते हैं तो ये मिथ काफ़ी बड़ा हो जाता है, और वो ये कि ज़्यादा मेगापिक्सल इज इक्वल टू बेटर इमेज क्वालिटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो कि कैमरा के बारे में पूरा डिटेल में बात करती है उसमें भी ये चीज़ बताई है कि मेगापिक्सल्स जो हैं वो हाँ एक हद तक असर कर सकते हैं इमेज क्वालिटी पे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मेगापिक्सल का फ़ोन जो है वो बेटर क्वालिटी की इमेजेस भी कैप्चर कर पाए। हालांकि अगर आपके पास टाइम हो तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें, वो मैं यहाँ आई बटन पे लगा दूंगा तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो मेगापिक्सल्स जो हैं आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आईफोन है 12 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आता है और वो 1.5 लाख रुपए का फ़ोन है, और वहीं पे जो Xiaomi का Mi 10i फ़ोन आता है वो एक मिड रेंज फ़ोन है, वो एक फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। लेकिन आज भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आईफोन की जो क्वालिटी है वो Xiaomi के 108 मेगापिक्सल के कैमरे से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपके अंदर तब भी कोई डाउट है तो आप एक DSLR और एक स्मार्टफोन को कंपेयर कर सकते हैं। स्मार्टफोन्स में आपको 64 मेगापिक्सल तो बहुत ही कॉमनली मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल उससे भी ज़्यादा कॉमनली मिल जाएगा, लेकिन आपको DSLRs में
18 से लेकर 24 मेगापिक्सल के जो कैमराज हैं वो भी आपको 40 से 50 हज़ार की रेंज में मिलेंगे और उनकी क्वालिटी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि किसी भी स्मार्टफोन से फार बेटर होती है। DSLR का कैमरा अगर 18 मेगापिक्सल का है, उसकी भी इमेज आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वेल डिटेल्ड आती है एज कम्पेयर टू कि मैंने जो 64 मेगापिक्सल के फ़ोन के कैमरे से एक जो फ़ोटो ली है। आपको ये इतना सुन के क्लियर ज़रूर हो गया होगा कि मेगापिक्सल्स का ज़्यादा होना ये नहीं बताता है कि आपके फ़ोन के कैमरे क्वालिटी बेहतर है। अब इसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा मिथ है वो है आपके सेलुलर फोन टावर के सिग्नल से रिलेटेड। हम लोग आमतौर पर ये मानते हैं कि फोन के जो सिग्नल बार है वो जितने ज़्यादा होंगे उसका मतलब ये है कि आपकी जो डेटा स्पीड है वो ज़्यादा बेहतर होगी और जो कॉल क्वालिटी है वो भी ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है और मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा बार आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन से टावर की दूरी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम दूरी है। लेकिन अगर आपका जो सिग्नल बार्स हैं वो कम है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो नियरेस्ट टावर जिससे आपका फ़ोन सिग्नल कैच कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अगर आपके फ़ोन में फॉर एग्जांपल एक डंडी का सिग्नल आ रहा है, यानी एक बार का सिग्नल आ रहा है, तो इंटरनेट की स्पीड बहुत कम होगी ही होगी। और इसका साथ में ये भी मतलब नहीं है कि अगर मान लीजिए आपके फ़ोन में 4 बार का सिग्नल आ रहा है तो इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी प्रैक्टिकली देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि सिग्नल तो फुल है लेकिन कॉल क्वालिटी भी बहुत ख़राब है और उसके साथ साथ डेटा की जो स्पीड है वो भी उतनी खास नहीं है। तो इसीलिए जो आपका ऊपर सिग्नल बार है वो ये बताता है कि आप कितने पास हैं, या मैं ये कह लूँ कि सिग्नल स्ट्रेंथ को बताता है, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि सिग्नल क्वालिटी किस तरीके की है। इंटरनेट स्पीड और कॉल क्वालिटी जो है वो इस पे डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर टावर पे जिससे आपके सिग्नल्स आ रहे हैं वो कितने बिजी हैं। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो जाहिर सी बात है कि बैंडविड्थ कम हो जाएगी और आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाएगी, तब भी जबकि आपके फ़ोन में सिग्नल पूरा आ रहा होगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन में सिर्फ एक डंडी का सिग्नल आ रहा है लेकिन फिर भी जो कनेक्शन है, आपका जो टावर है उसके पास ज़्यादा लोड नहीं है, तो आमतौर पे आपके फ़ोन की नेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो ये भी एक बहुत कॉमन मिथ है जो कि मुझे उम्मीद है कि आपने अपने मन में भी इसको बस्ट कर ही लिया होगा। इसके बाद दोस्तों जो चौथा मिथ है वो भी स्पेशली स्मार्टफोन से रिलेटेड है, खास तौर से आईफोन्स और एंड्रॉयड दोनों से रिलेटेड है। और वो ये कि लोग कई बार जो है रूटिंग का नाम सुन के बड़ा घबरा जाते हैं, और वो घबराते इस वजह से तो हैं ही कि क्या पता उनके फ़ोन में क्या हो जाए, लेकिन एक दूसरी बात है जिसकी वजह से वो घबराते तो हैं लेकिन उनको घबराना नहीं चाहिए, और वो ये है कि उनको लगता है कि रूटिंग से आप कुछ इलीगल कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, रूटिंग पूरी तरह से लीगल है। आप जब फ़ोन खरीदते हैं तो आप उसकी पूरी ओनरशिप के साथ उसको खरीदते हैं। हाँ, जब तक आपका फ़ोन वारंटी में है तो कुछ कंपनीज़ हैं जो कि रूटिंग को अलाउ नहीं करती हैं। अगर आप अपने फ़ोन को रूट कर देते हैं या आईफोन्स में आप जेल ब्रेक कर देते हैं तो वारंटी वॉइड हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं, स्पेशली एंड्रॉयड जो कंपनीज़ हैं, वो रूटिंग को पूरी तरह से प्रॉपर एक यूज़ करने का तरीका मानती हैं और वो इवन वारंटी भी देती हैं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, ये सब भी जो कंपनीज़ हैं और इवन Samsung भी जो है रूटिंग अगर आपने अपने फ़ोन में करी हुई है तो भी उसकी वारंटी को वॉइड नहीं करता है। हालांकि मैं फिर भी कहूँगा कि आप एक बार अपने सर्विस सेंटर से कंफर्म कर सकते हैं। आप इन स्मार्टफोन्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं गूगल पे कि क्या आपके फ़ोन की जो कंपनी है, जो ब्रांड है, वो रूटिंग को अलाउ करता है या नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ही इसको इलीगल कर रखा है या आप रूटिंग कर ही नहीं सकते या कुछ गलत आपके साथ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। रूटिंग पूरी तरह से लीगल है। आप जो चाहे कस्टम रॉम्स उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और मैं तो ज़रूर ये रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों को भी थोड़ा सा ज़्यादा मन होता है कि अपने फ़ोन के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल लें और वो सीखना चाहते हैं कि जो एप्स डेवलपमेंट है, जो कस्टम रॉम्स बनाना चाहते हैं, वो कैसे होता है, तब तो आपको ज़रूर रूटिंग करनी चाहिए। आप खेल करें अपने फ़ोन के साथ, आपका फ़ोन है, आप जो चाहे कर सकते हैं। और फिर भी अगर किसी को डर है तो 1 साल की वारंटी मिलती है सारे ही फ़ोन्स में। 1 साल के बाद आप अपने फ़ोन को आराम से रूट कर सकते हैं। वारंटी की तो आपको कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो 5वां मिथ है वो रिलेटेड है टॉरेंट से। जी हाँ, टॉरेंट से। इसको सुन के आपको ज़्यादा ना खुश होने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोगों को, जैसे रूटिंग के लिए मैंने कहा, टॉरेंट्स के लिए भी मैं यही कहूँगा कि लोगों को लगता है कि टॉरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही इलीगल हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। टॉरेंट्स जो है वो एक बहुत ही बेसिक सिस्टम पे काम करता है, यानी कि जो टॉरेंट है वो एक पीयर टू पीयर नेटवर्किंग का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 2 कंप्यूटर्स हैं और उन दोनों ही कंप्यूटर्स में कुछ कुछ डेटा है। अब अगर जो कंप्यूटर 1 है वो अपने डेटा को अवेलेबल रखता है किसी दूसरे कंप्यूटर्स के लिए जो कि उसके नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो ये भी एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है टॉरेंट का। तो ये टॉरेंट का जो तरीका है, जो वे ऑफ ट्रांसमिशन है, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो बिल्कुल इलीगल नहीं है। जो इलीगल एक्चुअली में है वो ये कि जब आप टॉरेंट से कुछ कॉपीराइटेड फाइल्स डाउनलोड करते हैं, जैसे आप जानते ही होंगे लोग बिना सब्सक्रिप्शन के वेब सीरीज डाउनलोड कर लेते हैं, जो वेब का पेड कंटेंट है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। आप मूवीज डाउनलोड करते हुए लोगों को देखेंगे कि वो टॉरेंट से मूवीज डाउनलोड कर लेते हैं। गेम्स, जो पेड गेम्स होते हैं वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको पता होता है कि कौन सी चीज कॉपीराइटेड है, कौन सी नहीं है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको ऐसी कॉपीराइटेड जो चीजें हैं, जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है, उसे टॉरेंट से डाउनलोड करने से बचना है। अगर आप ये सोचते हैं कि टॉरेंट्स को एज इट इज यूज करना इलीगल है, तो ऐसा नहीं है। दोस्तों, अब इसके बाद मेरे पास 2 ऐसे मिथ्स हैं जो कि स्मार्टफोन से रिलेटेड नहीं है, जिसमें से पहला तो सिर्फ विंडोज से ही रिलेटेड है, विंडोज कंप्यूटर्स, लैपटॉप से रिलेटेड है। और वो ये कि स्टार्ट होते ही हम लोग अपने कंप्यूटर्स को खटाखट रिफ्रेश करने लग जाते हैं 4 बार 5 बार, और F5 को तो हम लोग बिल्कुल दबा ही देते हैं। और जब तक वो हम लोगों को खुशी नहीं मिल जाती है कि हाँ अब तो रिफ्रेश हो ही गया है, तो हम लोग उसके बाद ही रिफ्रेश करना बंद करते हैं। अब रिफ्रेश हम लोग क्यों करते हैं? तो हम लोग को लगता है कि रिफ्रेश करने से जो हमारा विंडोज़ कंप्यूटर है वो तेज़ हो जाएगा, वो और फास्ट काम करने लगेगा। लेकिन एक्चुअली में इसका उल्टा ही हो सकता है, अगर कुछ हो सकता है तो। देखिए, ये रिफ्रेश फीचर जो है, ये जो बहुत पुराने जो विंडोज़ कंप्यूटर्स आते थे, जैसे जो MS DOS पे बेस्ड होते थे, या विंडोज़ 98 की अगर मैं बात कर लूँ, जो इस विंडोज़ के वर्जन के साथ आते थे, उसमें प्रोसेसर्स काफ़ी वीक होते थे। तो कई बार क्या होता था कि आपने कोई फाइल ऐड करी है या कोई डाउनलोड करी है, तो वो डेस्कटॉप पे नज़र नहीं आती थी, या फाइल्स के अंदर आपको फाइल मैनेजर में नज़र नहीं आती थी। तो फिर ऑप्शन क्या बचता था? तब आप करते थे उसको रिफ्रेश करने से क्या होता था कि वो तुरंत ही फाइल्स आ जाती थी जो कि नहीं आई होती थी। आज के समय की अगर मैं बात करूं, जहां पे विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 और बहुत ही तेज प्रोसेसर वाले कंप्यूटर्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, तो वहां शायद ही कभी ऐसा हो कि आप कोई फाइल डाउनलोड करें, कोई फाइल ऐड करें और वो आपके फाइल मैनेजर में दिखाई ना दे या डेस्कटॉप पे दिखाई ना दे। तो जब ऐसा हो नहीं रहा है तो आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत ही क्या है? और स्पेशली मैं देखता हूँ कि कई बार कंप्यूटर हैंग हो जाता है थोड़ा सा, या स्लो चलने लगता है। जो पुराने लैपटॉप्स कंप्यूटर्स हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं, तो लोग और भी ज़्यादा रिफ्रेश करने लग जाते हैं। इसका उल्टा ही असर होता है। अगर आपके कंप्यूटर या विंडोज़ की नज़र और चीज़ों पे नहीं होगी, और चीज़ों को संभालने पे नहीं होगी, जिस काम को आप कर रहे हैं सिर्फ उसी पे होगी, और उसके बाद आप उसको रिफ्रेश कर देंगे, तो वो और भी ज़्यादा छानबीन करने लगेगा और वो प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड एक्चुअली देने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो ही हो सकता है और ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो रिफ्रेश करने की आदत है, मेरी रिकमेंडेशन में आपको इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसकी अब ज़रूरत एक्चुअली में है ही नहीं। अब हो सकता है कि आप पूछें कि जब ज़रूरत नहीं है तो ऐसा ऑप्शन क्यों है? तो देखिए, कभी कभी तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो ऐसे समय के लिए वो ऑप्शन विंडोज़ ने दिया हुआ है। और दोस्तों, इसके बाद आते हैं इस लिस्ट के आखिरी मिथ पे, जो कि मेरे हिसाब से इस समय का सबसे बड़ा कंसर्न है, और ये मिथ आपको नहीं होना चाहिए। हालांकि होता 99% लोगों को ये मिथ है, लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए। और वो ये है कि जो फ्री वेबसाइट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो हमें लगता है कि ये तो टोटली फ्री हैं। आप देख लीजिए, फेसबुक टोटली फ्री है, वो अपने आप को होम पेज में कहता है कि येस इट्स टोटली फ्री। ट्विटर है, ट्विटर भी कहता है कि येस वी आर टोटली फ्री, सब फ्री है। तो जब सब फ्री है तो ये कंपनीज इतनी बड़ी $1 बिलियन कंपनीज कैसे बन गई? भाई, मैं अगर आपको कुछ फ्री में दूंगा तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि मैं कैसे बिलियनर बन जाता हूँ। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। हाँ, ये वेबसाइट्स को यूज़ करना फ्री है, लेकिन जो फ्री नहीं है वो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और वो हमारे खिलाफ कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर वायरल हो जाती है इन द नेगेटिव सेंस, तो सोचिए कि उस आदमी की, उस व्यक्ति की कितनी ज़्यादा बदनामी हो सकती है, जिसके लिए वो जिम्मेदार शायद है भी नहीं। अगर आप फेसबुक पे अपने अकाउंट सेक्शन को देखें तो आपको फिर ध्यान आएगा कि आपने कितनी सारी डिटेल्स अपनी पर्सनल फेसबुक जैसी वेबसाइट को दे रखी हैं। आपने अपने इंटरेस्ट्स उनको बता रखे हैं, आपको कौन सी मूवीज़ पसंद हैं, आप कौन से सीरियल्स देखते हैं, आप कौन कौन सी जगह जा चुके हैं, ये सब कुछ आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। और अगर ये इंफॉर्मेशन
पॉजिटिव वे में यूज होती है तो वो ऐसे यूज हो सकती है कि आपको सामने एड्स नजर आते होंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी नए स्मार्टफोन को ढूंढ रहे हैं तो आपको ये पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है कि आपको कुछ अपनी ही चॉइस के फोन्स एड्स के थ्रू देखने को मिल जाए और आप फिर उसको खरीद लें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है और हमें खतरनाक बात के ही बारे में सोचना चाहिए वो ये कि अगर ये इन्फॉर्मेशन कोई बहुत ही पीछे लगा हो आपके और वो ये इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके बहुत आसानी से थोड़ा सा टाइम लगा के थोड़ा सा दिमाग लगा के बहुत आसानी से ये पता कर सकता है कि आपकी क्या आदतें हैं और उस तरीके से उस चीज़ को काउंटर कर सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि आपका जो डेटा है वही एक्चुअली वो करेंसी है जो आप उन सो कॉल्ड फ्री वेबसाइट्स को दे रहे हैं, जिसके बदले में वो आपको कुछ सर्विसेज या आपको कुछ कंटेंट के साथ प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस गलत फहमी में कभी मत रहिए कि जो फ्री साइट्स हैं वो टोटली फ्री हैं। और आप इमेजिन कीजिए कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के पास आपका कितना सारा डेटा है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप गूगल की सर्विसेज के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। यूट्यूब एक गूगल की सर्विस है, व्हाट्सएप फेसबुक की सर्विस है, इंस्टाग्राम भी अब फेसबुक से कनेक्टेड हो चुका है। गूगल के पास और भी आपकी सारी डिटेल्स हैं, आपके जीमेल अकाउंट्स हैं, आपके मैप डेटा है, आप कहाँ पे हैं, इसकी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन गूगल के पास भर भर के है। तो इसीलिए आप जब शांति से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो फ्री साइट से जो हमारा रोज मेल होता है वो एक्चुअली में हमारे लिए कितना फ्री है। तो इन्हीं 7 टेक मिथ्स के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपको इस वीडियो की बातें सही लगती हों तो आप इसे ज़रूर अपने साथियों में शेयर करें। इसे अपने पेरेंट्स को स्पेशली मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसको दिखाएं, क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता है वो काफ़ी ज़्यादा इस डेंजरस सिचुएशन में आ सकते हैं इन वेबसाइट्स के थ्रू। तो इसीलिए उनको तो ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और उसके अलावा अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।